नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी जी की नौटंकी की, सॉरी मोदी जी की नोटबंदी की। वैसे दोनों एक ही हैं, दोनों से ही देश का भला तो होने से रहा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की, यानी कि 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे वे आए और हमारा सब कुछ ले गए। यानी कि मोदी जी ने ऐलान किया कि रात्रि 8 बजे से 500 और 1000 के जो नोट्स हैं वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अगले 2 दिनों तक कुछ चुनिंदा जगहों पर इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि जैसे पेट्रोल पंप हैं, अस्पताल हैं, टोल टैक्स है यहाँ पर। उसके बाद पूरे देश में नोटबंदी होगी, यानी कि रात्रि 8 बजे से मोदी जी ने ऐलान कर दिया पूरे देश में नोटबंदी का। अब जो 500 1000 के नोट्स हैं अब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पूरे देश में हाहाकार मच गया, लाइंस लग गई और कई जगह डिस्प्यूट्स हुए भारी भारी। तो आज दोस्तों हम इसी पर चर्चा करेंगे कि 8 नवंबर 2016 से 2020 लगभग 4 सालों में हमने नोटबंदी से क्या पाया, क्या खोया और अब क्या बचा है। 8 नवंबर 2016 के कुछ ही घंटों बाद मार्केट की 86% करेंसी सिर्फ कागज का टुकड़ा बन के रह गई और जो पूरे देश में माहौल हुआ वह चुनाव की तरह हो गया था। एक तरफ थे बीजेपी के सपोर्टर्स जो इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और अपनी भक्ति, यानी कि घंटों लाइनों में लगने के बाद भी अपनी भक्ति छोड़ने को राजी नहीं थे। और दूसरी तरफ था हमारा विपक्ष, बेचारा गया गुजरा मरता हुआ विपक्ष, यानी कि कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, जो अब भी इस फैसले को पलटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ये कोशिश उतनी पर्याप्त नहीं थी। उसने भारत बंद का भी ऐलान किया, लेकिन जनता का क्या, जो अभी भी अपनी भक्ति छोड़ने को राजी नहीं है और मोदी जी को अपना और इस देश का बाप मान चुकी है। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। आज भी अगर मोदी जी कोई काम नहीं कर पा रहे तो उसमें लगता है कि नेहरू जी का छोड़ा हुआ कुछ है जिसकी वजह से काम वगैरह। हाँ, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करके गए। पान थूक दीजिए। सबसे बड़ी जनता बेवकूफ है, सबसे बड़ी। क्यों? तो जनता ने मोदी जी को चुना है, आप बोल रहे हैं जनता बेवकूफ है। भाई आप हर 5 साल का बदल दोगे तो कैसे काम चलेगा, ये बताओ। अच्छा, मतलब बदलना नहीं चाहिए, 10 साल 15 साल दे दो। 10 साल तो दो कम से कम। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 5 साल के टर्म को 10 साल कर देना चाहिए। अब 1 साल का बच्चा भी आप बोलोगे क्रिकेट खेलो तो खेलेगा, बराबर। ऐसे भी राजनीति में आए हैं मोदी जी, तो थोड़ा जी बच्चे थोड़े ही हैं। नहीं, थोड़ा समय तो लगे। अब बेटा कभी बाप से बड़ा होता है क्या? तो फिर कैसे बेचारी भोली भाली जनता अपने बाप यानी कि मोदी जी का विरोध करती? पूरे देश में कई जगह लोग आपस में झगड़ने लगे, पूरा देश 2 गुटों में बट गया। एक तरफ थे नोटबंदी के पक्ष में लोग और दूसरी तरफ थे नोटबंदी के विरोध में लोग। और जो लोग पक्ष में थे वह अपनी बात को इस तरह से रखने लगे सामने कि जब बॉर्डर पर घंटों लगकर एक सेना का जवान देश की रक्षा कर सकता है तो क्या हम इस देश के काले धन को समाप्त करने के लिए कुछ घंटे या कुछ दिन लाइन में नहीं लग सकते? वैसे उनकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन भक्तों को यह समझना चाहिए कि जो सेना का जवान है वह घंटों लाइन में लगकर इस देश की रक्षा करता है और हम लोग घंटों लाइन में लगकर अभी भी घंटा ही बजा रहे हैं। और दूसरी तरफ था हमारा वफादार मीडिया, जिसने एक वफादार कुत्ते की तरह, यानी कि वफादार डॉगी की तरह हमारे मालिक के कहे बिना पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपनी भक्ति निभाई और उनके कहे बिना उनके लिए सब सेट कर दिया। देखिए कैसे। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और पत्रकार अब राजनीतिक दुकानों की सज्जा के काम आने। हमारे देश में गरीब, मिडिल क्लास सभी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि बच्चों की स्कूल की फीस, दवा, इलाज, शादी, यह सब कुछ जैसे रुक गया क्योंकि यह सब कुछ जिससे संभव हो सकता था अब वो कागज रद्दी का टुकड़ा मात्र है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। किसकी कृपा से? मोदी जी की कृपा से। और हमारे देश के अंदर फिर भी जो जनता है, जो लोग हैं, वो बहुत ही खुश थे। इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण तो यह है कि हमें यह बताया गया कि अमीर बहुत परेशान है
अमीर बहुत दुखी है, उसका सारा पैसा डूबने वाला है क्योंकि वो घंटों लाइन में लगकर पैसा नहीं बदलवा सकता है। अब ह्यूमन नेचर है भाई, हमें दूसरों की परेशानी देखकर इतनी खुशी मिलती है कि हम अपने दुख दर्द भूल जाते हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है वो हमें नजर ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम इतने खुश हैं कि सामने वाले की नैया डूबी जा रही है। तो हम दूसरा है, नोटबंदी से काला धन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसका प्रचार इतनी बड़ी मात्रा में किया गया और इस दौड़ में सभी लग गए। न्यूज़पेपर, टीवी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, सभी ने इसका भरपूर प्रचार प्रसार किया कि नोटबंदी इज अ मास्टर स्ट्रोक और इससे देश का काला धन समाप्त हो जाएगा। अब हम देशभक्त हैं, अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, कुछ घंटों कुछ दिन लाइन में ही तो लगना है, इसमें क्या है, वो भी अपने मेहनत के पैसे बदलवाने के लिए। तो हम शुरू हो गए अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। और दूसरी तरफ थे मोदी जी, तो जनता जो है उसे थोड़ा और इमोशनल करना था और इसमें मोदी जी ने पीएचडी कर रखी है, तो भाई आओ और एक डायलॉग फेंको। तो वो आए और सिर्फ 50 दिन का डायलॉग मार दिया। उसे देखकर खुश होते नजर आते हैं और अपने दुख दर्दों को भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के 50 दिन छोड़ो, 500 दिन से भी ज्यादा हो गए इन सब बातों को। अब क्या आएंगे मोदी जी किसी गली चौराहे पर ये पता करने की जनता उनसे क्या चाहती है। यह वही गली चौराहे की जनता है जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। इस बीच हमें ऐसे फायदे गिनाए गए जिनसे ये कंफर्म कर दिया गया कि यह जो नोटबंदी है एक मास्टर स्ट्रोक है और इससे देश को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आज हम ऐसे ही 5 पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करेंगे, वो भी फैक्ट्स के साथ, और बताएंगे कि नोटबंदी से देश को कितना कुछ मिला है और कितना कुछ उसका गया है। पहला है कि नोटबंदी से देश का काला धन समाप्त हो जाएगा, जो कि 3 लाख करोड़ है। यह हम नहीं कह रहे हैं, मोदी जी कहे हैं कि वह बैंक में वापस नहीं आएगा काला धन, क्योंकि जिन लोगों के पास यह पैसा है वह बैंक में इसे बदला नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने बैंक्स में कुछ लिमिट लगा दी है। एक व्यक्ति एक बार में जाके 4000 या 4300 रुपए या इतने ही बदला सकता है एक व्यक्ति एक बार में। और बैंक्स में अगर आपके खाते में 2.5 लाख से ऊपर है तो उसकी जांच होगी, और अगर आप एक साथ ज्यादा अमाउंट लेके जाके बदलाते हैं तो उसमें भी आप जांच के घेरे में आ जाएंगे। इस तरह की बातें हमें बताई गई। लेकिन आरबीआई ने नोटबंदी के 21 महीने बाद अपनी रिपोर्ट में बताया कि 500,000 के जो नोट्स, जो पुराने नोट है बैंक में वापस आए हैं, उनकी कीमत है 15.32 लाख करोड़। और नोटबंदी के दिन तक हमारे देश में 15.41 लाख करोड़ रुपया चलन में था। यानी कि आरबीआई के हिसाब से पुराने नोट्स जो हैं उनका 99.3% रुपया बैंक्स में वापस आ गया है, और जो नहीं आया है वह है 10,720 करोड़ रुपया। अब मोदी जी के हिसाब से तो 3 लाख करोड़ रुपया बैंक में वापस नहीं आना था, जो कि काला धन था, और आरबीआई के हिसाब से 10,720 करोड़ रुपए हैं जो वापस नहीं आए। अब किसकी माने, मोदी जी की कि आरबीआई की? आरबीआई जिसके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो जितने भी नोट्स भारत में छपते हैं और जिनकी लिखा जोखा जितना भी है जो आरबीआई के पास होता है, तो आरबीआई का जो डेटा है वो ज्यादा पुख्ता है या मोदी जी की बात? अब कुल काला धन गया कहां? या तो वह सफेद हो चुका है या फिर कभी काला धन था ही नहीं। बताते हैं दोस्तों कैसे। हमारे देश में कुल काला धन जो आरबीआई के हिसाब से पाया गया वह है 10,720 करोड़। अब आप जरा सोचिए, जो गृहिणी, जो मजदूर, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे अपने छुपा के रखे होंगे, वह जिनका पैसा नहीं मिला और रह गया और वह अपने पैसे नहीं बदलवा सके, वह हर घर के अंदर, मोस्टली घरों के अंदर वह नोट है पुराने। हमारे घर में भी है वह नोट, 500,000 के पुराने नोट। तो अब मानिए अगर 130 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से अगर 50 करोड़ की जनसंख्या के पास भी अगर 500 रुपए का एक नोट भी हुआ, मिनिमम अगर एक नोट भी हुआ, तो वह ही आंकड़ा करोड़ों में हो जाएगा, और 10,720 करोड़ में से कुछ पैसा तो वह मिल जाएगा। और दूसरी ओर सहकारिता बैंक्स हैं जिनके पास पैसा बच गया, जो बदला नहीं।
इसी तरीके से देश में कई विदेशी आते हैं जो यहाँ पे पर्यटन के हिसाब से यहाँ पे घूमते फिरते हैं, उनके पास भी भारत की करेंसी होती है जिसका वह इस्तेमाल करते हैं भारत में, उनके पास भी कई पैसा बच गया जो वह नहीं बदला सके। तो इस तरह 10,720 करोड़ जो आंकड़ा है वह पूरा हो सकता था अगर यह पैसा भी आरबीआई या मोदी जी वापस सबमिट करने को कह देते या फिर इसकी लिमिट बढ़ा देते, तो यह भी 10,720 करोड़ में से भी कई करोड़ फिर बैंक्स में जमा हो जाते। दूसरा और सबसे जरूरी पॉइंट जिसे देश में बहुत ज्यादा उछाला गया था और टीवी पर जिसका सबसे ज्यादा प्रचार किया गया था वह था आतंकवाद। मोदी जी ने कहा था नोटबंदी के बाद जो सीमा के जो पार देश हैं उनके आतंकवाद पर लगाम लगेगी और उनसे हमारे देश के अंदर आतंकवाद कम होगा। लेकिन आज हकीकत कुछ और है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार 2016 में 202 आम लोगों की जानें गई, 180 सुरक्षाकर्मी और 516 आतंकी मारे गए। भारत की जो सीमा विवाद हैं उनमें जो देश आता है जैसे कि पाकिस्तान है, इन देशों से जो हमारी झड़प होती है उन झड़पों के अंदर 2016 का यह आंकड़ा था। 2017 में इस आंकड़े में कितनी भरपाई हुई, कितना कम हुआ? 206 लोग मारे गए, 170 सुरक्षाकर्मी घायल हुए मतलब मारे गए और 427 आतंकी मारे गए। 2018 में 140 आम लोग, 130 सुरक्षाकर्मी और 335 आतंकी मारे गए। तो दोस्तों इसी तरीके से 2019 और 2020 का आंकड़ा है जिसके अंदर कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 40-50 का ये जो आंकड़ा है इनका जो अंतर है वह घटता बढ़ता जा रहा है। यहां पे ये साफ देखा जा सकता है कि नोटबंदी से आतंकवाद के ऊपर किसी भी तरीके से लगाम नहीं लगी है। यह बहुत मामूली सा अंतर है और जरूरी नहीं है जो अंतर आया है वह नोटबंदी का हो, मतलब कम और ज्यादा जो ये हुआ है वह इस पर नोटबंदी का कोई असर नहीं दिखाई पड़ता है। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बताया गया दोस्तों डिजिटल इंडिया का, यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन। 27 नवंबर 2016 को मोदी जी आए, नहीं इस बार 8 बजे नहीं आए हैं, इस बार मन की बात करने आए हैं और कहा कि देश को कैशलेस होना चाहिए। अब इतना सी बनाए हैं, थोड़ा और सही, हम तो बैठे ही बनने के लिए हैं तो बनाने दो, क्या जाता है। लेकिन यहां दोस्तों आंकड़े यह बताते हैं कि नोटबंदी से 4 दिन पहले तक हमारे देश में 17.97 लाख करोड़ की नकदी चलन में थी और इसके लगभग सवा महीने बाद यानी 23 फरवरी 2018 को 17.82 लाख करोड़ की नकदी फिर मार्केट में आ गई, फिर चलन में आ गई, यानी कि 99.17% की नकदी। अब दोस्तों बताइए यह किस तरीके से कैशलेस ट्रांजैक्शन हुआ। यहां पे लोग जो है ट्रांजैक्शन है, जो पैसे का लेन देन है वह हैंड इन हैंड कर रहे हैं, यानी कि यहां पे कैशलेस कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो स्कीम बताई गई थी कि इससे नोटबंदी से देश में जो है डिजिटल इंडिया का प्रमोशन होगा और एक तरीके से कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा सभी जगह पे, तो यह संभव नहीं हो पाया है। हाँ, यह बात जरूर सच है कि नोटबंदी के कुछ महीनों बाद जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है वह लगभग 200% तक बढ़ गया था, लेकिन वह लोगों की मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि पैसा जो है, नए जो नोट हैं वह किसी के पास थे नहीं, तो वह उनकी मजबूरी थी कि उन्हें ट्रांजैक्शन कैशलेस करना ही पड़ रहा था। उन्हें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इस तरीके से एप्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। यह उनकी मजबूरी थी, ना कि उनकी मन की बात। अगर हम आज की बात करें तो देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन 30% से भी कम है। अब कहां गए वो मोदी जी की बातें और कहां गए वो भक्त जो इन सब बातों का प्रचार कर रहे थे। दोस्तों 5वां पॉइंट यहां पे आता है जीडीपी का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। नोटबंदी के वक्त यहां पे कहा गया कि देश में नोटबंदी के बाद और नोटबंदी से जीडीपी में लगभग 2 से 3% की बढ़ोतरी होगी और देश के अंदर करप्शन जो है बहुत हद तक जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। नोटबंदी के 2 साल बाद जीडीपी में 2% की गिरावट दर्ज की गई और गिरावट आई, और उस वक्त हमें श्री मनमोहन सिंह जी यानी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात को याद करना चाहिए। दोस्तों इन सभी पॉइंट्स से एक बात तो साफ है, यहां जितने भी फायदे देश को गिनाए गए थे नोटबंदी के फायदों को लेकर, नोटबंदी की अच्छाई को लेकर और देश के फायदे को लेकर, वह सब गलत साबित हुए। हमारे देश को इससे भारी नुकसान हुआ।
अब बात आती है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या सो रही थी जब देश की मुद्रा इन कौड़ियों के दाम कागज की रद्दी टुकड़े हो रहे थे? जी नहीं, सो नहीं रही थी बेचारी। आरबीआई को तो खुद टीवी से पता लगा कि हमारे जो नोट हैं वह साफ हो चुके हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दस्तखत इस कानून पर, इस बिल पर 38 दिन बाद, यानी इस फैसले के 8 नवंबर 2016 को, इस फैसले के 38 दिन बाद उसके औपचारिक सिग्नेचर लिए गए। जब यह फैसला हो चुका है, देश की मुद्रा जो है वो सब लुट चुकी है और देश की नैया डूब चुकी है, तब उसके दस्तखत लिए गए। वैसे आरबीआई के औपचारिक रूप से जो दस्तखत लिए गए उसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन हाँ, हमें औपचारिकता तो निभानी है। वैसे अगर आरबीआई से पूछ भी लिया होता पहले तो भी क्या उखाड़ लेते, घंटा। क्योंकि अगर हमारे पास इतना बड़ा बहुमत है, हमारे इतने भक्त हैं, हमारे देश में इतनी चलती है, हमें किसी से डर नहीं है, तो हमें आरबीआई का कैसे डर होगा? तो आरबीआई से अगर पहले भी पूछ लिया होता तो भी यह फैसला तो होके ही रहता। अब इन सभी पॉइंट्स से देश का और आम जनता का कितना फायदा हुआ यह पता करना तो कोई चमत्कार ही होगा, और अब ये चमत्कार कौन करेगा, कब करेगा, यह पता नहीं। अब दोस्तों हम उसकी बात कर लेते हैं जिसका जिक्र कहीं नहीं हुआ। भाई 500, 1000 के पुराने नोट बंद हुए तो नए नोट भी छपे। 2000 के जो नए नोट छपे तो उनकी छपाई कैसे हुई? अब भाई जो मशीन है यानी कि जो छपाई हुई है, अब वो मोदी जी के चाचा के घर तो हुई नहीं है जो फ्री में हो जाएगी। कहाँ होगी? आरबीआई के द्वारा होगी, तो उसका कुछ खर्च भी आएगा। तो आरबीआई के डेटा के यानी आंकड़ों के मुताबिक 2016 में लगभग 3500 करोड़ खर्च हुए 2000 के नए नोट छापने में, और 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 7965 करोड़। और कुल खर्च जो आया इन सभी पर, नोटबंदी के बाद जो नोट्स की 2000 के नए नोट्स की छपाई हुई और जो पुराने एटीएम मशीन्स थे जिनको रिकैलिब्रेट किया गया, यानी उन्हें फिर से नए नोटों के हिसाब से उन्हें मशीन्स को री किया गया, यानी उनमें कुछ कमियां थी उन्हें दूर किया गया ताकि नए नोट्स जो है उनके अंदर इजीली डाल सके, निकल सके। इसीलिए यानी जो टोटल कुल खर्च आया लगभग 20,000 करोड़ आया। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिसेबल। हमारे देश में जो काला धन जिसे बताया गया था, काला धन जो आरबीआई के द्वारा बैंक्स में वापस नहीं आया, वह था 10,720 करोड़। और खर्च कितना आया इन सभी पर, नोट छपाई में, इन सब पर लगभग 20,000 करोड़। तो आप देख सकते हो मोदी जी ने 10,720 करोड़ के लिए, मात्र 10,720 करोड़ के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर दिए। अब देखिए यह है मास्टर स्ट्रोक, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। इतना ब्रिलियंट आइडिया, इतना ब्रिलियंट दिमाग कि 10,720 करोड़ के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ खर्च करवा दिए। तो इसे ही तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। यही तो है मोदी जी, मतलब कि इतना तेज दिमाग है, इतना तेज दिमाग है कि फायदा कहां है और नुकसान कहां है यह ही जज नहीं कर पाए। अब अगर बीजेपी से पूछा जाता है कि उसने नोटबंदी से क्या पाया और क्या खोया, तो वह अयोध्या के राम मंदिर का घंटा बजाकर जवाब देती है, जय श्री राम। अब क्या पता नोटबंदी का जो फैसला है वो भी राम जी से पूछकर ही लिया हो। वैसे बीजेपी है, राम जी को कहीं भी घसीट सकती है। बीजेपी का कहना है कि लगभग 17 लाख से भी अधिक खाता धारकों की खातों की जांच चल रही है, जिनमें लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ नोटबंदी के वक्त। अब कौन सी सीबीआई की जांच चल रही है जो 4 साल से पूरी ही नहीं हो रही है? ना तो खाता धारकों का पता लग पाया, ना ही उस ट्रांजैक्शन का जो लाखों करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, ना उसका पता लग पाया। अब बीजेपी है, क्या पता 17 लाख लोग ही देश छोड़कर भाग गए हों, उसका भी डेटा नहीं पता कर पाएगी। और अगर हम जनता की बात करें तो खैर जनता सब देख रही है, इसका भी जवाब देगी, लेकिन थोड़ा सा लेट देगी। तब तक जो लुटता है लुटने दो, जो उखड़ता है वो उखड़ने दो। दोस्तों दूसरा पॉइंट है जिस पर किसी ने बात नहीं कही। द टाइम्स ऑफ इंडिया और द वायर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के वक्त 130 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। किसी शादी के मंडप में शादी ना होने से लड़की ने किया सुसाइड। एक घंटों लाइन में खड़े होने पर एक वृद्ध को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु। हॉस्पिटल के बाहर पड़े मरीज का इलाज ना होने से उसने दम तोड़ा। इस तरीके से कई न्यूज सामने आई। द वायर, द हिंदू में रिपोर्ट छपी जिनके मुताबिक 130 लोगों की जाने गई। सरकार ने इनमें से कितनों को मुआवजा दिया, सरकार को यह आंकड़ा बताना चाहिए या फिर दिया ही नहीं। दोस्तों इन सभी पॉइंट्स के बाद आपका सवाल यह होगा कि जब नोटबंदी से देश में कालाधन समाप्त नहीं हुआ
तो ऐसा क्या करना होगा जिससे देश में काला धन समाप्त होगा, और नोटबंदी से जो हमने नहीं पाया उसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा, काला धन हमारे देश में किस रूप में है, और काला धन एक्चुअल में है कहां पे, और है भी तो कितना है, यह आपके सवाल हैं दोस्तों। इनके जवाब के लिए मैं आपके सामने 2 पॉइंट रखना चाहूंगा। पहला है स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा जो कि काला धन है, वही स्विस बैंक का काला धन जो मोदी जी ने 2014 में 100 दिन के भीतर लाने का वादा किया था, और हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, यह भी कहा था। अब हमारे खातों में 15 लाख आए हो या ना, लेकिन मोदी जी जरूर सत्ता में आ गए हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि जो काला धन है देश में वो रुपये के रूप में नहीं है, वह ज्यादातर जो है वह सोने, जमीन, जायदाद इस रूप में है, वह जो है नकदी के रूप में नहीं है। हमारे देश में एक रिपोर्ट के मुताबिक, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में काला धन करेंसी यानी नकदी के रूप में मात्र 6% से 8% के रूप में ही है। बाकी जो काला धन है हमारे देश में सोने जेवरात और जमीन जायदाद के रूप में ही पाया जाता है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब GND न्यूज चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई इशू है, आप अपने पॉइंट्स हमें बताना चाहते हैं, या अगर हमारे पॉइंट्स पर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियोस में हम उन्हें जरूर रिवील करेंगे। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब GND न्यूज चैनल, प्रेस द बेल आइकन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, हमारे पास उन दोनों का विरोध करने का पूर्ण अधिकार है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो हमें उनका विरोध करते रहना चाहिए, नहीं तो वह इसी तरीके से अपने बहुमत के फैसलों से देश को गड्ढे में डाल देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब GND न्यूज चैनल। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।